हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th के चैप्टर 2 का स्टडी करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हम अपने चारों ओर के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर लाखों हजारों प्रकार के पदार्थ से घिरे हुए हैं और विज्ञान इन सभी पदार्थों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुकी है। पहला है अशुद्ध पदार्थ और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। इसके बाद फिर क्या कि जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं, विज्ञान फिर सभी शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटी है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में यानी चैप्टर 2 में हमें इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी लेना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ होता क्या है। अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का वास्तविक मतलब क्या है? जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण कहा जाता है। जब किसी पदार्थ के जो कण होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें हम अणु या परमाणु के नाम से जानते हैं। तो जब किसी पदार्थ के कण अलग अलग प्रकार के रासायनिक प्रकृति के हो यानी एक जैसे कण न हो तो वैसे पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी इत्यादि। अब कैसे? हम एग्जाम्पल लेते हैं समुद्र का पानी। तो समुद्र का पानी में क्या है कि पानी में नमक का मिश्रण होता है। तो ये जो समुद्र का पानी है इसमें एक जैसे कण नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जल के भी कण रहते हैं और नमक के भी कण रहते हैं। तो जल के कण का रासायनिक प्रकृति कुछ अलग होता है और नमक के कण का रासायनिक प्रकृति कुछ अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समुद्र का पानी है ये एक जैसे रासायनिक प्रकृति वाले कणों से नहीं बने होते हैं, ये अलग अलग रासायनिक प्रकृति वाले कणों से बने होते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि अशुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जिसके कण अलग अलग प्रकार के हों और शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जिसकी कण एक जैसे हो। जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उससे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, जैसे लोहा, जल, तांबा इत्यादि। अब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं शुद्ध पदार्थ का, जैसे लोहा। तो लोहा क्या है कि लोहा लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें जितने भी कण हैं सभी कण क्या है ना, लोहे का परमाणु, और सभी कण का रासायनिक प्रकृति एक जैसा है। यानी हम कह सकते हैं कि लोहा जो है ये एक शुद्ध पदार्थ है। उसी प्रकार जल जो है, जल भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि जल जो है ये जल के अणु से मिलकर बने होते हैं और जितने भी अणु हैं सभी एक जैसे रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थ दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनते हैं और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। जब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे सामने जनरली एक कंफ्यूजन रहता है। जब हम मार्केट जाते हैं और कुछ उपयोगी पदार्थ की खरीदारी करते हैं, जैसे शुद्ध घी, शुद्ध दूध या शुद्ध शहद इत्यादि, तो उसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है कंपनी द्वारा शुद्ध घी, शुद्ध देसी दूध या शुद्ध शहद। तो अब हमें समझना है कि क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से घी एक शुद्ध पदार्थ है, दूध एक शुद्ध पदार्थ है, या फिर शहद जो है क्या ये वाकई में एक शुद्ध पदार्थ है। चूंकि विज्ञान का जो कंसेप्ट है ये कुछ अलग है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं शुद्ध दूध का। चूंकि दूध में क्या होता है ना, दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, दूध में पानी होता है, दूध में कुछ विशेष प्रकार के मिनरल्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दूध जो है ये एक जैसे रासायनिक प्रकृति वाले कणों से नहीं बने होते हैं, बल्कि ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से घी, दूध, शहद ये सभी जितने भी पदार्थ हैं
ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये अशुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि इसके जो कण हैं ये सभी कण एक जैसे रासायनिक प्रकृति वाले नहीं होते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन जो है शुद्ध घी, शुद्ध दूध या शुद्ध शहद, तो ये हमारे दैनिक जीवन के लिए हम यूज करते हैं शुद्ध शब्द, लेकिन वास्तव में विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। अब तक के डिस्कशन में हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में जानकारी ले लिया। अब हमें समझना है मिश्रण को। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होती है एक मिश्रण। चूंकि जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया कि अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है, तो यानी हम कह सकते हैं जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण यानी मिक्सचर कहा जाता है। जैसे जल में नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण। चूंकि मिश्रण क्या है, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो वैसे मिलावट वाली पदार्थ को हम मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल और नमक का घोल। जब हम जल में कुछ नमक घोल देते हैं तो जो हमें मिश्रण प्राप्त होती है, जो मिलावट वाली पदार्थ प्राप्त होती है, चूंकि ये दो अलग अलग रासायनिक प्रकृति वाले पदार्थों के मिलने से बनती है, जल और नमक, तो ये जो है ये वास्तव में एक मिश्रण है। उसी प्रकार वायु जो कि हम सांस लेते हैं यह भी वास्तव में एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार की गैसों का मिलावट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि। मिश्रण को लेकर सबसे बड़ी जो बात है वह यह है कि इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जल और नमक का घोल। तो जब हम जल में नमक घोल देते हैं और एक हमें मिश्रण प्राप्त होती है, तो इस मिश्रण में जल के भी गुण होते हैं और नमक के भी गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि जल और नमक के मिला देने से एक नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं जिसका जल या नमक से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मिश्रण में जो है, मिश्रण में जो घटक पदार्थ होती हैं उसके भी गुण विद्यमान रहता है। यही कारण है कि जल और नमक के घोल का जब हम स्वाद लेते हैं तो हमें जल का भी स्वाद मिलता है और नमक का खारापन भी मिलता है। यानी मिश्रण में क्या होता है कि घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। और इसी वीडियो में जब हम आगे यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यौगिक के निर्माण में घटक पदार्थों का जो गुण है वह गायब हो जाता है और एक नए पदार्थ का जन्म होता है और उसका गुण भी एक अलग तरह का होता है। अब आइए हम देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं। मिश्रण के प्रकार। विज्ञान मिश्रण को दो भागों में बांट चुकी है। एक प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण और दूसरे प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यानी हम अपने चारों ओर जितने भी प्रकार के मिश्रण देखते हैं सभी मिश्रण या तो समांगी मिश्रण होता है या फिर विषमांगी मिश्रण होता है। अब आइए हम समझते हैं कि क्या है समांगी मिश्रण और क्या है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिश्रण जिसमें दो या अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक और पानी का मिश्रण और फिर मिश्र धातुएं। अब हम इसको जरा क्लियर करते हैं कि जब हम नमक और पानी का एक घोल तैयार करते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होती है जिससे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण में क्या होता है कि जब ये मिश्रण तैयार हो जाती है तो उस घोल में हम नमक के कण देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। यानी समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसमें एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या फिर होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर ऐसे मिश्रण
जिसमें दो या अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तेल और पानी का मिश्रण। जब हम तेल और पानी का एक मिश्रण तैयार करते हैं तो उस पानी में हमें तेल की छोटी छोटी बूंदें नजर आने लगती हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ जो हैं ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वैसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सबसे बड़ी बात है समांगी मिश्रण में क्या है कि जो पदार्थ हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होती हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों ही हम अपने चारों ओर के माहौल में देख सकते हैं। हमने विलेन यानी सॉल्यूशन शब्द को कई बार पढ़ा भी है और सुना भी है। अब हमें देखना है कि आखिर विलेन यानी सॉल्यूशन होता क्या है। विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो इससे हम विलेन कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विलेन द्रव भी हो सकता है, विलेन ठोस भी हो सकता है और विलेन गैस भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विलेन जो है ये एक समांगी मिश्रण है। विलेन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ का एक मिश्रण तैयार होती है तो इसमें जो कणों में जो समांगिकता होती है और ये कण जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यानी हर जगह इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक जैसा होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कणों में समांगिकता होती है। नमक पानी का स्वाद हर भागों में सदैव समान रहता है क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से वितरित होते हैं। जब हम पानी में कुछ मात्रा में नमक घोलकर एक घोल तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर जगह पर, चाहे वह घोल बर्तन के पेंदी वाले हो या फिर ऊपर वाले, हर जगह नमक और पानी का जो वितरण है वह एक जैसा होता है और हर जगह जो स्वाद है वह स्वाद भी एक जैसा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर नमक का मात्रा ज्यादा और कहीं पर पानी का मात्रा ज्यादा, ऐसा नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि विलयन में क्या है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, पहला है विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरा है विलेय यानी सॉल्यूट। अब हमें जानना है कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उससे हम विलायक कहते हैं और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उससे हम विलेय कहते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर हम एक घोल तैयार करते हैं। तो जब ये घोल तैयार हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक विलयन है। अब इसमें पानी की मात्रा जो है वह है 1 गिलास और चीनी की जो मात्रा है वह है 1 चम्मच। तो निसंदेह इसमें पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है। तो जो पदार्थ की मात्रा अधिक है वह है विलायक और जो पदार्थ की मात्रा कम है वह है विलेय। यानी ऐसे घोल में पानी जो है वह विलायक है और चीनी जो है ये विलेय है। चीनी और जल के विलयन में विलायक जल और विलेय चीनी है। ठीक वैसे ही जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई रहती है। तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में विलायक के रूप में जल होता है और विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसी प्रकार जब हम वायु की बात करते हैं तो वायु में क्या होता है ना, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, इसके अलावा अन्य गैसेस भी होती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि वायु में विलायक जो है वह है नाइट्रोजन क्योंकि इसकी मात्रा सबसे अधिक यानी 78% होती है। आइए अब विलयन के कुछ खास गुणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। अगला पॉइंट है इसमें कणों का व्यास लगभग
1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो जब दो पदार्थों को मिलाकर एक विलयन तैयार की जाती है तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कणों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सभी कण जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में विलयन के कण का जो व्यास होगा वह एक मॉलिक्यूल का जो व्यास होगा उसके बराबर होगा, यानी 1 नैनोमीटर। और ये साइज जो है, ये साइज इतने छोटे होते हैं जिससे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जब ये कण इतने छोटे हो जाते हैं तो इसी छोटे होने के कारण जब किसी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश की किरण जो है ये दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के किरण का जो मार्ग है ये दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। जब दो पदार्थों को मिलाकर एक विलयन तैयार की जाती है तो इस विलयन में दो अलग अलग पदार्थों को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कण जो हैं पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और इसकी जो साइज होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि छानन विधि द्वारा हम विलयन के दो पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम किसी पानी में कुछ मिट्टी घोल देते हैं और घोलने के बाद कुछ समय तक उसको छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतते जाती है मिट्टी के कण धीरे धीरे पैंदी पर बैठ जाती हैं। लेकिन विलयन के साथ ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई भी दो पदार्थों का विलयन तैयार करते हैं तो ये कण जो हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसको शांत छोड़ देने के बाद भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि विलयन जो है ये स्थायी होता है। हमारा अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी विलयन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जब हम विलयन की सांद्रता के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कुछ टर्म्स आता है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे, जैसे मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। कुछ ऐसे ही टर्म्स हैं जिसके बारे में हम स्टडीज जनरली क्लास 11th में करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये सभी ऐसा मापदंड है जिसके सहारे हमें पता चलता है कि किसी विलयन में किसी विलय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। फिलहाल इस सभी टर्म्स पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं यानी एलॉयज। आपने मिश्र धातुओं का नाम सुना होगा। मिश्र धातुएं क्या होती हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर एक मिश्रण तैयार की जाती हैं और फिर इस मिश्रण को जब हम ठंडा करते हैं तो हमें एक सॉलिड प्राप्त होती है, एक ठोस पदार्थ प्राप्त होती हैं और इसी को हम मिश्र धातुएं यानी एलॉयज कहते हैं। मिश्र धातु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीतल। पीतल क्या है, ये जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें जस्ता 30% और तांबा 70% रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिश्र धातुएं जो हैं ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मिश्र धातुएं एक ऐसे पदार्थ हैं जो धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं और जिन्हें फिजिकल प्रोसेस भौतिक क्रिया द्वारा अलग अलग पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो घटक पदार्थों का गुण जो है ये उसमें मौजूद होता है, यानी पृथक पृथक संगठन बनाए रखता है। अब जैसे एग्जांपल आप ले ले पीतल का, तो चूंकि पीतल जो है ये जस्ता और तांबा का बना हुआ होता है, तो जब आप पीतल को लें तो उसमें पीतल में देखेंगे कि इसमें जस्ता का भी गुण है और तांबा का भी गुण है। ऐसा नहीं कि जस्ता और तांबा मिलाकर पीतल बन गया तो इसमें जस्ता या तांबा का गुण नहीं रहेगा।
इसमें जस्ता का भी गुण रहेगा और तंबा का भी गुण रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है घटक पदार्थों का गुण पृथक पृथक रहता है। अब तक हमने विलयन के बारे में चर्चा किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निलंबन यानी सस्पेंशन। निलंबन का एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो कि निलंबन होता क्या है। जब हम पानी में मिट्टी घोल देते हैं तो जो एक मिश्रण तैयार होती है, ये निलंबन का एक अच्छा उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक मिश्रण है और ये कैसा मिश्रण है? ये विषमांगी मिश्रण है, यानी कणों को हम आसानी से अलग देख सकते हैं कि कौन सा कण जो है ये मिट्टी के कण है और कौन सा कण पानी के कण है। यानी निलंबन जो है ये एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि उसी माध्यम में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। इसमें निलंबित कण जो है ये आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि इसकी साइज जो है इसकी साइज इतनी छोटी नहीं हो सकती है कि हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसकी कणों को हम आसानी से खाली आंखों से देख सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि इसे शांत छोड़ देने से कण नीचे नहीं बैठ जाते, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अब जैसे हमने देखा कि मिट्टी और पानी का जो घोल है ये निलंबन का एक उदाहरण है। तो जब ऐसे मिश्रण को हम शांत छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जो कण है यानी जो मिट्टी के कण हैं ये धीरे धीरे पैंदी पर बैठ जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि निलंबन जो है ये स्थायी नहीं होती हैं, ये कुछ देर के लिए ही होती हैं। यानी निलंबन जो है ये अस्थायी होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण है मिट्टी और पानी का घोल। सबसे बड़ी बात है कि निलंबन में जो दो पदार्थों का मिश्रण तैयार होता है तो इससे हम छानन विधि द्वारा कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी मिट्टी को हम अलग कर सकते हैं और पानी को भी अलग कर सकते हैं, और वह भी छानन विधि द्वारा। हमने विलयन और निलंबन के बारे में चर्चा कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या है? निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं। वास्तव में ये कोलाइडल विलयन जो है ये विलयन और निलंबन के बीचों बीच वाली स्थिति होती है। यानी इसमें जो कण होती हैं उसकी आकार एक विलयन के कणों से बड़ी होती हैं और एक निलंबन के कणों से छोटी होती हैं। यानी कोलाइडल विलयन जो है ये निलंबन और विलयन के बीचों बीच वाली स्थिति होती है और इसमें जो कण है ये समान रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं। अगला पॉइंट है जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण ही होता है। एक्चुअली क्या है कि ये कोलाइडल विलयन जो है देखने में ऐसा लगता है कि ये एक समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में अगर इसको अच्छी तरह से देखा जाए तो ये एक विषमांगी मिश्रण ही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। चूंकि दूध जो है ये एक ऐसा मिश्रण है जो कि कोलाइडल मिश्रण है। ये इसको हम विलयन भी नहीं कर सकते हैं और इसको हम निलंबन भी नहीं कर सकते हैं। ये बीचों बीच वाली स्थिति है, यानी दूध जो है ये कोलाइडल विलयन है। कोलाइडल विलयन को लेकर अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोलाइडल कणों के आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइडल जो कण है ये छोटे आकार के होते हैं और ये छोटे आकार के होने के कारण इससे हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण जो है ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। यानी जब हम कोलाइडल विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये छोटे छोटे कण प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो मार्ग है, इसको फैला देते हैं। और इसी प्रक्रिया को यानी इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से होकर गुजरती है तो कोलाइडल के कण जो हैं ये प्रकाश की किरण को स्कैटरिंग करती हैं यानी फैला देती हैं
और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि पदार्थों में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जल का वाष्प बनना। जब हम पानी को किसी बर्तन में लेकर उसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं ये पानी जो है धीरे धीरे उबलने लगता है और ये सारा का सारा पानी उबल कर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पदार्थ में चेंजिंग हुआ। जो पदार्थ पहले पानी था, जो द्रव था, अब वह वाष्प बन गया। उसी प्रकार जल कर लकड़ी का राख बन जाना। जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को आग लगाते हैं तो ये लकड़ी जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देती है, साथ ही साथ ये लकड़ी जो है जलकर राख बन जाती है, यानी लकड़ी राख में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार बरसात में लोहे पर जंग लगकर भूरा होना। जब हम किसी लोहे के टुकड़े को बरसात के दिनों में बाहर फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लोहे की सतह पर जंग आ गया है और जंग के कारण लोहे का रंग जो है वो भूरा हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ में कुछ चेंजिंग हुआ। उसी प्रकार पानी का जमकर बर्फ बन जाना। ठंडे दिनों में हम देखते हैं कि जब ठंड 0 डिग्री सेल्सियस से काफी कम होती है तो पानी जमकर बर्फ बन जाती है। तो ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल हम अपने चारों ओर देख सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो अब हमें समझना है कि कैसा परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और किस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में जो परिवर्तन होती है उसमें कुछ प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। जब कभी भी आप देखें कि किसी खास प्रकार के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था या द्रव से गैस या गैस से ठोस या गैस से द्रव, इस प्रकार का जो परिवर्तन है, जो पदार्थ की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रही है, तो ऐसे अवस्था परिवर्तन जो है ये भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंजेस हैं। अगला महत्वपूर्ण बात है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इमेजिन करते हैं कि बर्फ के एक टुकड़े को जब हम उष्मा देते हैं तो ये पिघलकर पानी बन जाती है, फिर पानी को जब हम उष्मा देते हैं तो ये वाष्प बनने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन में पदार्थ का जो संगठन है, यानी वो पदार्थ किन किन कणों से बनी हुई है, उस संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम वाष्प के कण देखें तो उसमें भी हम जल के अणु ही देख पाएंगे, जल के अणु ही रहेंगे, और जो द्रव है उसमें भी जल के अणु रहेंगे, और जो ठोस है यानी बर्फ है उसमें भी जल के ही अणु रहेंगे। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कभी भी किसी बॉडी में, किसी पदार्थ में फिजिकल चेंजेस होती हैं, भौतिक परिवर्तन होती हैं, तो उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसका भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब कभी भी कोई पदार्थ जलती है तो ये जलने के दौरान इसमें क्या होता है कि पदार्थ जो है एक रूप से अलग रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जब हम किसी पेपर के टुकड़े को आग लगाते हैं तो ये पेपर का टुकड़ा जलकर राख हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पेपर का टुकड़ा चेंज हो गई राख में। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन है जो जलने के दौरान होता है, तो जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। जब
कोई पदार्थ जलती हैं तो वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेती हैं और ऑक्सीजन गैस फिर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो संगठन है, संगठन में भी परिवर्तन होता है और हमें एक नए प्रकार की पदार्थ मिलती हैं। यानी जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और इसमें पदार्थ के संगठन में भी चेंजिंग होती है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है उसमें भी बदलाव आती है। तो इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल है। उसमें पहला एग्जाम्पल तो ये है कि आग लगना, दूसरा एग्जाम्पल है कि लोहे का जंग लगना। जब किसी लोहे के टुकड़े को हम बाहर बरसात के दिनों में फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसकी सतह पर जंग लग जाती है। तो जंग लगना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक के डिस्कशन में यह समझ लिया है कि क्या है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन। अब यह सवाल आपके लिए, इस सवाल को सोचकर बताना है। सवाल यह है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या एक भौतिक परिवर्तन। तो वास्तव में क्या है कि मोमबत्ती जब जलती है तो ये किस प्रकार की परिवर्तन होती है, भौतिक परिवर्तन होती है या रासायनिक परिवर्तन होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोम जलकर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। दूसरा जो पॉइंट है वह ये है कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती में मोम की कुछ मात्रा पिघलती भी है और ये पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट है आग लगना, यानी ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कुछ मात्रा में मोम पिघलती भी है, ये क्या है, नहीं ये एक भौतिक परिवर्तन है। यानी हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है ये दोनों है, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलिए, इस चैप्टर में अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है और इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने देखा कि हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अब हमारा नंबर आता है कि हम शुद्ध पदार्थ को अच्छी तरह से समझे। क्योंकि शुद्ध पदार्थ जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला है तत्व यानी एलिमेंट और दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड। तो आइए तत्व और यौगिक को समझते हैं। तत्व यानी एलिमेंट। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है न, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे हम केमिकल प्रोसेस द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सिंपल पदार्थ में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। तत्व का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, सोडियम इत्यादि। अब तक कम से कम 110 से भी अधिक तत्व की खोज की जा चुकी है। तत्व से संबंधित आप दो महत्वपूर्ण बात याद रखें। पहला है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 110 से अधिक है। और अगला जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। चूंकि अभी तक 110 तत्वों की खोज की जा चुकी है, इसमें 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, यानी प्राकृतिक हैं। और बाद बाकी जितने भी शेष तत्व हैं इसको लैबोरेटरी में वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी तत्व की खोज की जा चुकी है इसमें कितने ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 92। सभी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु को हम मेटल कहेंगे, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलॉइड्स। तो यानी सारे तत्वों को इन 3 भागों में बांट दिया गया है। कुछ तत्व धातु कहलाते हैं, कुछ तत्व अधातु कहलाते हैं और कुछ तत्व उपधातु कहलाते हैं। अब आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है।
धातुओं के कुछ सामान्य गुणों को हम नोट कर लेते हैं। धातुएं जनरली क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, देखने में ये जो है काफी चमकीली होती हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये ताप को, टेम्परेचर को और इलेक्ट्रिसिटी को, ये दोनों को अपने से गुजारती हैं, यानी ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला पॉइंट क्या है कि धातुएं तन्य होती हैं, यानी डक्टाइल होती हैं। अब ये तन्य क्या है न, धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को अगर आप खींचेंगे तो लंबी लंबी तार बन सकती हैं, तो इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि धातुएं जो हैं ये तन्य यानी डक्टाइल होती हैं। मेटल्स का अगला जो कैरेक्टर है वह ये है कि धातुएं आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध यानी मिलेबल होती हैं। अब ये क्या है, जब धातुओं को आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये धातुओं से आप पत्थर बना सकते हैं, तो इसी गुण को हम आघातवर्ध कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धातुएं जो हैं ये आघातवर्ध यानी मिलेबल होती हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण यानी सोनरस होती हैं। जब आप धातुओं की बनी किसी बर्तन को चोट मारते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी गुण के कारण हम कहते हैं कि धातुएं जो हैं प्रतिध्वनिपूर्ण यानी सोनरस होती हैं। धातुओं का कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लोहा, लोहा क्या है ना, लोहा एक धातु है। सोना ये भी एक धातु है। चांदी ये भी एक धातु है। सोडियम, इसके साथ भी और भी अनेक एग्जाम्पल हैं धातुओं के जो आप आगे पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव है। जनरली होता क्या है कि जितने भी धातुएं हैं सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं, तो आपको उसी धातु का नाम बताना है। तो ये ऐसा कौन सा धातु है, वैसा एक धातु है जिसे हम पारा यानी मरकरी कहते हैं। ये पारा धातु जो है ये एक ऐसी धातु है जो यही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अब हम अधातुओं के कुछ सामान्य गुणों को नोट करेंगे। अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। वे सभी तत्व जो अधातु हैं इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये ताप और विद्युत को अपने से नहीं गुजारती हैं, यानी ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला जो कैरेक्टर है वह ये है कि ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। क्योंकि जैसा हमने देखा धातुओं के केस में कि धातुएं चमकीली होती हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसी गुण नहीं होती हैं, यानी चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। अधातुओं का कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन इत्यादि। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं। आपको एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। तत्व का जो अंतिम प्रकार है वह है उपधातु यानी मेटलॉइड्स। अब आइए देखते हैं कि उपधातु क्या होती हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उपधातु ऐसे तत्व हैं जिनकी गुण धातु और अधातु के बीचों बीच वाली होती हैं। यानी उपधातु में कुछ ऐसे गुण होती हैं जो धातुओं और अधातुओं में होती हैं, यानी इनकी गुण जो हैं इनकी गुण बिल्कुल बीचों बीच वाली होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उपधातु से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है कि आप जो है किन्हीं 3 या 4 उपधातु का नाम बोलें। तो इसका एग्जाम्पल है बोरन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये आपको याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से धातु हैं, तो बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस इतना ही 3 याद रखना है। चूंकि हमने तत्व के बारे में तो समझ लिया, अब हम समझेंगे यौगिक यानी कंपाउंड क्या है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी यौगिक क्या है ना, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है और ये जो तत्व हैं ये किसी खास अनुपात में मिले हुए होते हैं, नियत अनुपात में मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में मिल गया और यौगिक बन गया। यौगिक जब भी बनता है तो उसकी एक फिक्स्ड रेशियो है, उसी रेशियो में मिलकर ही यौगिक बनती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तत्व आपस में मिलती हैं तो ये ऐसे भौतिक रूप से नहीं मिलती हैं, बल्कि ये रासायनिक तौर पर संयोजन होकर बनती हैं। यानी यौगिक में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बनती हैं और उसकी अनुपात जो होती है वो अनुपात फिक्स होती है। और तीसरी पॉइंट जो है कि ये रासायनिक तौर पर संयोजन से बनी हुई होती हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं यौगिक का। जल, जल क्या है न, जल एक यौगिक है और ये जल 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करती हैं तो जल का निर्माण होता है। यौगिक का अगला उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जो कि हम खाने में यूज करते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है ये 2 तत्वों से बनती हैं। क्या क्या न, सोडियम और क्लोरीन। जब ये सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करती हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला यौगिक का जो एग्जाम्पल है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सल्फर और ऑक्सीजन 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऐसे ही आप अनेक प्रकार के यौगिक देख सकते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के तत्वों से रासायनिक तौर पर संयोजन से बनी हुई होती हैं। एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यह काफी इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। अब आइए मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है इसको हम समझते हैं और नोट करते हैं। मिश्रण और यौगिक, पहला पॉइंट यह है कि मिश्रण जो है वास्तव में यह 2 पदार्थों का मिलावट है। मिश्रण जो है ये 2 पदार्थों को जब हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं और उसमें कोई रासायनिक संयोजन नहीं होता है तो ऐसे मिलावट वाली पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन यौगिक के साथ कुछ अलग बात है। तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण कैसे होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं और उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी मिश्रण एक मिलावट है लेकिन यौगिक क्या है न, ये एक नए पदार्थ का निर्माण है। अगला जो पॉइंट है वह देखते हैं। मिश्रण में क्या होता है कि यह किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है। जब कभी भी मिश्रण का हम निर्माण करते हैं, मिश्रण को बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये घटक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। लेकिन यौगिक के साथ क्या होता है कि यह अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। इसमें तत्वों का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। यह रहा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मिश्रण और यौगिक का अंतर से रिलेटेड क्या है। अगला पॉइंट है मिश्रण से रिलेटेड। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण में क्या होता है कि जो घटक पदार्थ हैं इसको हम फिजिकल मेथड्स द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिकों में क्या होता है कि इसमें घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नए वीडियोस का जो है अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही। थैंक्स।